अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पीआरसी के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे और अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। अब मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो जनाब, इस एक सेशन में मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड करूंगा। एक क्विकली ओवरव्यू देखते हैं कि हम कौन कौन सी स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। मैं सीए की फील्ड ऑफ स्टडी बताऊंगा, फिर आपको ये बताऊंगा कि पीआरसी के बाद जब आप कैफ में आएंगे तो कैफ के रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या है, कैफ का एग्जाम प्रोग्राम क्या है, एचओसीज क्या है, एचओसी का एग्जाम प्रोग्राम कैसे होगा। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास योर कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ दूंगा। फिर ये भी बताऊंगा कि जो बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, जो पास हो जाएं या जो पास ना हो सकेंगे, उन सब के लिए आइडियल कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। नियर पीयर के बारे में बात करेंगे, नियर पीयर के कोर्सेज, नियर पीयर की अचीवमेंट्स और नियर पीयर की ऑफरिंग्स आप लोगों के लिए डिस्कस होंगी। तो ये एक छोटा सा सेशन होगा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए होने वाला है। इसमें आप लोगों को मैं आगे का पूरा गेम प्लान दूंगा, आपको आपकी वार स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और क्योंकि हमारे मुल्क में वार स्ट्रेटेजिस्ट तो बहुत सारे हैं, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। खैर, तो हम लोग चलेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वैसे ब्रीफ तो कहीं से भी नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि मैं आपको सारा पढ़ के भी नहीं सुनाऊंगा, इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर आप अपनी तारीफें ही करते जा रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि एजुकेशन से ही मेरा ताल्लुक है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई प्रोफेशनल कैरियर। और मेरा जो टीचिंग स्पेक्ट्रम है उसमें ये कुछ कोर्सेज आते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस इन बिजनेस। पीआरसी के अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं, फिर कैफ के अंदर मैं दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कैफ 1 का पेपर है, और बिजनेस इंसाइट एनालिसिस कैफ 7 का पेपर है। फिर इसी तरह से दो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, एआई एंड डाटा एनालिटिक्स का हैंड्स ऑन कोर्स है और एक एमएस ऑफिस का हैंड्स ऑन कोर्स है। और मोस्टली ये सारी एजुकेशन जो है ये नियर पीयर के प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल होती है। ओके, हम लोग वो बात करते हैं जिसके लिए आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, और वो है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैफ, जो कि आपकी असल सीए की स्टेज है। और यहाँ पे आपको जब हम एज ए स्टूडेंट अपने साथ रिकग्नाइज कर लेते हैं तो फिर आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और आपने उन चीज़ों को किस माइंडसेट के साथ पढ़ना है। तो जनाब समझ लीजिएगा कि कैफ के दो लेवल्स हैं, एक को हम कैफ का ग्रुप ए कहते हैं, दूसरे को हम कैफ का ग्रुप बी कहते हैं। अगली बात जो समझने की है वो ये है कि आपको डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जब वो क्वालिफाई करें, जब वो मार्केट में जाएं, तो वो फ्यूचर रेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, वेल राउंडेड प्रोफेशनल्स हों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ दैट टाइम हों। तो हम लोग इस वक्त आपको आज से 5 साल के बाद जो चीज़ें इन मार्केट होंगी या मार्केट के अंदर ट्रेंड में कर रही होंगी, वो चीज़ें आपको हम आज से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपकी डिफरेंट टाइप की फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं, तो उसमें हर फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर, हर डिसिप्लिन के अंदर आपके कुछ कुछ पेपर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है आपकी, वो है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिस काम के लिए जाने माने समझे जाते हैं वो है जनाब अकाउंटेंसी की फील्ड। और अकाउंटेंसी की दो मेन ब्रांचेस होती हैं जिसमें आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसे मैनेजेरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों का एक एक पेपर आप लोग अपने पीआरसी स्टेज पे पढ़ आए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला पेपर था आपका इंट्रोडक्शन टू, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये आपका पहला पेपर था पीआरसी 1, जो कि आपने इस स्ट्रीम में, इस डिसिप्लिन में पढ़ा है। दूसरा आपका पेपर था क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन बिजनेस, पीआरसी 2, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रीम का पेपर था। तो उसी तरह के दो पेपर्स आपको यहाँ पर भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह से तीसरी चीज़ है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। अब आप लोगों की एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल जो आपका सिलेबस है उसके अंदर इतना उन्होंने अच्छे तरीके से शामिल किया है कि चाहे अगर आप इसको कंपेयर करें आईटी ग्रेजुएट्स के साथ भी, तो शायद उनको भी वैसी नॉलेज ना हो जो इंशाल्लाह आप लोगों को ये कोर्सेज करने के बाद होगी। फिर लॉ, और लॉ भी वो वाले जो कि बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डील कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का लेन देन और इस तरह के जितने भी मैटर्स होते हैं उन सारों को जो लॉज गवर्न करते हैं आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बिजनेसेस के लिए कि वो टैक्स वगैरह किस तरह से पे करते हैं, और ख़ास तौर पे ये तो वो चीज़ है जिसके ऊपर मुल्क चलते हैं। तो आप टैक्सेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अगेन ऑडिटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर दे आर प्रिविलेज्ड टू डू द ऑडिट ऑफ द कंपनीज। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं, और ऑडिट उनके लिए करवाना ज़रूरी है। तो ऑडिट जो है वो उसकी जो स्ट्रीम है, इस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आपके पास जो पेपर्स हैं वो अब नीचे लिखे हुए हैं।
और अगेन हैंड्स ऑन कोर्स बड़ी ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन है आप लोगों की एजुकेशन स्कीम के अंदर, और आपको कुछ ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि आपको बेहतर करेंगी, और अब तो ये इंटरनेशनल लेवल की स्किल्स हो गई हैं, इसके ऊपर भी हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो कैफ की जो स्टेज है, इसके 8 पेपर्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। कैफ ग्रुप ए के 4 पेपर, कैफ ग्रुप बी के भी 4 पेपर्स होते हैं। अब ये कौन कौन सी फील्ड में कौन कौन से पेपर्स हैं, पेपर का नंबर क्या है, और उसका जो सिनोनिम है, या आप समझ लीजिएगा उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये आप इनको देख लीजिएगा। देन देयर इज अ सीफैप स्टेज। सीफैप स्टेज के अंदर हर फील्ड से आप समझ लीजिए कि एक एक पेपर है जो आपने करना है, और सीफैप के अंदर भी आपके 2 हैंड्स ऑन कोर्स है, एआई एंड डाटा एनालिटिक्स का हैंड्स ऑन कोर्स, और जी&ई गवर्नेंस एंड एथिक्स का कोर्स है। तो ये, और फिर आपका ये स्ट्रेटजी केस स्टडी पेपर है जो आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो इस वक्त आपका इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे पीआरसी क्लियर जब हो जाएगा, तो ये वो टोटल कहानी है जो आपने कवर करनी है, ये वो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं जो आपने पास करने हैं, और ये कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। इंशाल्लाह इसको स्टेप बाय स्टेप 1 पेपर एट ए टाइम करके आप इसको बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि कुछ 8 पेपर्स हैं और 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो आपने कैफ स्टेज में करने हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि इन पेपर्स को करने के रूल्स क्या है। तो इसको मैं कहता हूँ रूल्स ऑफ द गेम फॉर कैफ। पहली बात, ग्रुप ए और ग्रुप बी 4-4 पेपर होते हैं। ग्रुप ए के 4 पेपर्स आप वहां से शुरू करेंगे, इनिशियली आपका ग्रुप बी लॉक होगा। ग्रुप बी आप अभी पेपर ग्रुप बी का कोई भी नहीं ले सकते जब तक आप कैफ के ग्रुप ए के कोई से 2 पेपर पास नहीं कर लेते, उस वक्त तक आपके कैफ ग्रुप बी के पेपर्स को आप हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये ग्रुप्स की डिवीजन समझ लीजिए। आपने जब पहले ग्रुप ए के पेपर्स देने हैं, उसमें से कोई चार में से कोई 2 पेपर आपके पास हो जाएंगे, तो यू कैन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप, और आप उस ग्रुप के पेपर्स भी ले सकते हैं, पेपर वो अपीयर कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले टाइम पीरियड आपके पास कितना है और ये टाइम कब स्टार्ट होता है। तो जनाब इसके लिए आईकैप ने जो वर्डिंग यूज किया बड़ी मजे की है, तो ये मैंने वर्डिंग वहां से कॉपी की है। उन्होंने कहा एग्जामिनी अपियरिंग इन कैफ फॉर द फर्स्ट टाइम शैल हैव ए मैक्सिमम ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू पास ऑल द पेपर्स एट दिस स्टेज। उन्होंने कहा कैफ के स्टेज पास करने के लिए आपके पास है 5 साल। कितने साल? 5 साल। ये 5 year कब से स्टार्ट होंगे? जब आप अपना जिस डेट पे पहला पेपर दे देंगे, आप अपना कैफ का पेपर देने से क्या मुराद है, आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, वहां पे आंसर शीट होगी जो जब आपको मिलेगी, आप वहां पे अपनी अटेंडेंस पे सिग्नेचर्स कर देंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। फिर आप चाहे खाली आंसर शीट वापस दे आए या आप उसको भर के दें आए, पास हो जाएं फेल हो जाएं, उससे मैटर नहीं करता। जिस दिन आपने अपनी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपनी अटेंडेंस लगा दी, तो उस दिन में 5 साल ऐड कर लें, तो वो जो टाइम पीरियड बनेगा उस टाइम पीरियड तक आपका कैफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और ये इतना बेतहाशा टाइम है। आप देखें 5 साल में 10 अटेम्प्ट बनती है, और आपके पास जो 10 अटेम्प्ट हैं, आपने उसमें जो है वो 8 पेपर भी नहीं पास कर सकेंगे आप, तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको बाकी छोड़ देना चाहिए। ये जो आजकल जो शोर मचा हुआ है कि जी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं बच्चों को, तो ये वही बच्चे हैं जो इतने ज़्यादा टाइम पीरियड के बावजूद भी पास नहीं कर पाए क्योंकि उनका फोकस कहीं और था। तो खैर 5 years का आपके पास टाइम है, लेकिन इसमें एक और ज़बरदस्त बात भी है, वो अलग करे कि आपको कभी उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चे जिनके 2 पेपर्स रह जाएंगे, इन 5 सालों में 6 पास हो जाएंगे, 6 पास हो जाए, 7 पास हो जाए, 6 या 7 अगर आपके पास हो जाते हैं तो आपको 1 साल मजीद मिल जाएगा। रूल क्या है, जिस दिन आपके 5 साल पूरे हों उस दिन अगर आपके 1 या 2 पेपर्स रहते हैं, तो देन यू विल बी हैविंग अनदर ईयर, आपको 2 अटेम्प्ट 1 साल मजीद मिल जाएगा आपका, आप ये पास करने के लिए। तो ये बेसिकली आपके टोटल 6 years हैं, ये 5+1 करके आएंगे। 5 साल वैसे है, और आखिरी जो 1 साल है वो कंडीशनल है इस बात के ऊपर कि आप कम से कम 6 पेपर पास कर चुके हो। तो अगेन इसमें भी आपके पास बड़ी ज़बरदस्त मार्जिन है। फिर एक और बात है जी, अगेन इसकी भी मैं ख्वाहिश करूंगा कि आपको कभी ज़रूरत ना पड़े, वो ये है कि अक्सर का ऐसा होता है कि बच्चों को किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई फैमिली में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, या कोई और इशू की वजह से जिसकी वजह से वो पेपर नहीं दे पा रहे, और काफ़ी लंबे अरसे के लिए जो है वो इसमें उनको रिलैक्सेशन चाहिए। तो इसमें भी आप जैसे ही कोई आपका कोई इस तरह का कोई मसला होता है, तो आप फौरन आई कैप से रब्ता करें और उन्हें कहें कि जी मेरा टाइम पीरियड तो 5 साल का शुरू हो गया हुआ है, तो ज़रा काइंडली मुझे मेरा ये प्रॉब्लम है, और वो फिर प्रॉब्लम और वो सारा केस आपको बना के उनको प्रेजेंट करना होगा, तो मुझे इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे दें, तो 1 साल आपको मजीद मिल सकता है। लेकिन ये 6 साल ख़त्म होने के बाद नहीं करना
जब कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला हो, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जाए तो आपने फौरी तौर पे ICAP से रब्ता करना है और उनको कहना है कि जनाब मेरे पास जो है वो एक्स्ट्रा एक टाइम मुझे 1 साल का दिया जाए जैसा कि आपने कहा है। और उसके ये रूल्स एग्जैक्ट इन्हीं लाइंस में मैंने कॉपी पेस्ट किए। उन्होंने कहा प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन द केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सच एज द मैरिज, हाँ देखे ना, मैरिज से बड़ा सानहा कौन सा हो सकता है, तो maternity, prolonged illness or any other valid reason as deemed appropriate by the competent authority, student shall be granted extension of up to 2 attempts to appear in CAP examination under education scheme 2025। तो अक्सर बच्चे होते हैं, मुझे एक दो बच्चों ने बताया कि सर हमारा ये मसला हो गया था, मैं इसलिए पेपर नहीं दे सका। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हें पता नहीं है कि ICAP ने इसके ऊपर एक पॉलिसी रखी हुई है कि बच्चों को हम टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, तुमने उस वक्त रब्ता क्यों नहीं किया? कहता सर मुझे पता ही नहीं था। तो आज ये बात सुन लें और दुआ करें कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो टाइम पीरियड के वाले से हमने बातें कर ली हैं जी। और अटेम्प्ट वगैरह तब काउंट होती है जब पर्सन जो है वो उसको एडमिट कार्ड मिल जाता है और वो अटेंडेंस शीट जाके साइन कर देता है। ये बात मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, तो हमने एडिशनल ग्रेस पीरियड की बात भी कर ली है। एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है जी? साल में 2 दफ़ा पेपर्स होते हैं, फरवरी में और अगस्त में पेपर्स होते हैं, फरवरी में और अगस्त में। और फरवरी और अगस्त के फर्स्ट वीक में पेपर होते हैं और इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। जो पहला मंडे होगा फरवरी का और पहला मंडे होगा अगस्त का, वहां से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम पेपर एक सिंगल अटेम्प्ट में आप कितने ले सकते हैं? देखिए एक सिंगल अटेम्प्ट में आप मैक्सिमम 4 पेपर अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ग्रुप का ही हो, वो 2 ग्रुप्स की मिक्सिंग भी हो सकती है। अगर फर्ज करें कि आपका ग्रुप ए में से 2 पेपर पास है और अब आप आगे मजीद 4 पेपर देना चाहते हैं, तो ग्रुप ए के 2 पेपर्स और ग्रुप बी के 2 पेपर्स दे सकते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रुप ए के 2 पेपर पास हो गए, आपके पास टोटल 6 पेपर्स हैं जो उनमें से आपने अपीयर करने हैं, तो आप बाकी 2 को छोड़ दें और आप ग्रुप बी के 4 पेपर दे दें। तो उसमें आप कोई भी मिक्सिंग कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आइडियल सिनेरियो है, जो आइडियल सजेशन है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न के वाले से बात करते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 50 मार्क्स आप लोगों ने हासिल करने होते हैं। ये आपका रिटर्न बेस्ड पेपर होता है। आपने एग्जाम हॉल में जाना है। पूरे पाकिस्तान में बच्चे एक ही वक्त में एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे। उनके अपने अपने एरियाज में जो भी एग्जाम हॉल होंगे, उनको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 15 मिनट उसका रीडिंग टाइम होता है। ये अब नई बात है आप लोगों के लिए। इससे पहले आपने जो पेपर दिए थे उसमें एडिशनल रीडिंग टाइम नहीं होता था। तो सीए के अंदर आपको 9 बजे से लेकर 9:15 तक सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसको आपने 15 मिनट रीड करना है और उसमें आप हल्की फुल्की मार्किंग कर सकते हैं, लिख कुछ नहीं सकते उसके ऊपर। 15 मिनट के बाद 9:15 पे आपको आंसर शीट मिलेगी और आंसर बुक जो मिलेगी आपने उसके ऊपर अपना पेपर सॉल्व करके तो आपने आंसर बुक वापस करके जो है वो वापस आ जानी। तो 9:15 से लेकर 12:15 बजे तक का आपके पास टाइम होगा। 3 घंटे का राइटिंग टाइम होता है जी। 50 नंबर आपने हासिल करने हैं। 50 नंबर विल बी कंसिडर्ड एज पासिंग मार्क्स। 50 नंबर वाला पास हो जाएगा। 50 हो, 51 हो, 52 हो, ऊपर से लेकर 100 तक जो बच्चे हैं ये पास हो जाएंगे। जो पास बच्चा होता है उसका रिजल्ट, उसके मार्क्स उसको नहीं पता चलते, उसको सिर्फ पास लिखा हुआ आता है। लेकिन जो बच्चा फेल होता है उसको ये बता दिया जाता है कि तुम कितने मार्क्स पे फेल हुए हो, ताकि उस हिसाब से वो तैयारी कर सके और उसके घर वालों को भी पता लगे कि इसने तो ये करतूत की है। अब बात करते हैं जी हैंड्स ऑन कोर्सेज की, जो कि 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज जो आपके पास शामिल है, जो आपने करने हैं। पहली बात तो ये है कि इसके लिए कोई एडिशनल टाइम नहीं है। उन्हीं 5 सालों के अंदर ही आपने ये हैंड्स ऑन कोर्सेज भी कंप्लीट करने होंगे। इसके लिए ICAP ने जो रूल दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप इसको किसी भी वक्त कंप्लीट कर सकते हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग और अपेयरिंग इन CFAP विच एवर इज एप्लीकेबल एज पर द ट्रेनिंग ऑप्शंस। देखें, आपने CFAP के पेपर देने से पहले जो है वो, या ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपने, जब आपके बेसिकली कैप जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपकी एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आपके आर्टिकल्स उस वक्त तक रजिस्टर नहीं होते जब तक आप ये 3 कोर्सेज जो है ये कंप्लीट नहीं कर लेंगे। इन तीनों को ICAP कलेक्टिवली हैंड्स ऑन कोर्स कहता है। ये हैंड्स ऑन कोर्स ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको कोई स्किल सिखाई जाती है और आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर काम किया जाता है। देखिए मेंटली तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, उनको चीज़ें भी बहुत आती होती हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दीज स्किल्स। उनको इन स्किल्स में सेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की कोर्सेज इनको करवाते हैं। और ये 3 कोर्सेज हैं जो आपने इस लेवल पे करने हैं। PPE स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये आपका पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का समझ लीजिए कि एक सेशन है जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, इंटरव्यू स्किल्स पे काम करते हैं, CV स्किल्स पे काम करते हैं, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पे काम करते हैं, बात करने का तरीका सलीका,
प्रेजेंटेशंस करने का तरीका सलीका, लोगों से डील करने की बात आपको सिखाई जाती है, खाने पीने के आदाब आपको सिखाए जाते हैं, पहनने ओढ़ने के आदाब आपको सिखाए जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस आपको हमारे यहाँ पे बताते हैं कौन से सूट किस तरह की गैदरिंग के लिए किस तरह की शूटिंग होनी चाहिए। यानी कि एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल आपको बनाने के लिए एक प्रेजेंटेशन और पर्सनल इफेक्टिवनेस का बड़ा ज़बरदस्त कोर्स है जो कि आप लोगों के पास शामिल है, आप लोगों के कोर्स का पार्ट है। आप ये नहीं करेंगे तो आपका कैफ क्लियर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, पीपी का जो कोर्स है इसके बारे में आईकैप की अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसका आईकैप खुद इसकी असेसमेंट करेगा। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त हैंड्स ऑन कोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, देखिए हम कहते हैं कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं ना हमारे ऑफिस के अंदर, तो वो बेसिकली किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैसे किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि खास तौर पे नंबर्स के इर्द गिर्द उनकी सारी की सारी डिस्कशन और सारी की बातचीत घूम रही होती है, तो वो नंबर्स को किस तरह से वैल्यूएट करते हैं, नंबर्स को कैसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती हैं, डाटा जो मेंटेन होता है, वो सारा का सारा आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो एक्सेल का प्रोग्राम है वो हेल्प करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। वो एक्सेल को आपको सिखाया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, पावर पॉइंट है, ये वाली चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इसका इनिशियली अभी इस वक्त जो फाइनल आईकैप की तरफ से अनाउंसमेंट है वो ये है कि इसकी असेसमेंट आईकैप खुद ही करेगा। इसका एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा जस्ट लाइक पीआरसी जो आईकैप करेगा। लेकिन इसमें ये भी बात सुनने में आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है एज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, कि इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि आईकैप का ये वाला पेपर जो है ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएट करेगी और मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट खुद आपके बच्चों आपके एग्जाम्स लेगा। जब माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम लेगा तो वो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन देगा और वो सर्टिफिकेशन बड़ी वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन होगी। तो इसके ऊपर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि अभी तक जो फाइनल आईकैप की तरफ से कंफर्मेशन है वो है कि ये आईकैप इसका खुद ही पेपर लेगा। बट इट लुक्स लाइक कि आगे जाके ये माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों का एग्जाम लेगा और आपको इसमें सर्टिफिकेट देगा। और हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन हो तो वो दुनिया में उसको बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। इसी तरह से तीसरा हैंड्स ऑन कोर्स है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। ये आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग और राइटिंग और रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन एक्टिविटीज जो हैं, जो स्किल्स हैं, इनको शार्प करता है। और इसका पेपर ब्रिटिश काउंसिल लेगा। ब्रिटिश काउंसिल भी आपको पता है ये जो आइट्स वगैरह कराते हैं और जो बच्चों के ऑनलाइन जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप के उन्होंने कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो आईकैप जो है इसने स्पेसिफिकली बताया है कि हम ब्रिटिश काउंसिल से भी बच्चों को टेस्ट करवाएंगे ताकि हमारे प्रोफेशनल्स बाहर जाएं, किसी मुल्क में जाएं, तो वो पढ़े लिखे लोग समझ आएं, क्योंकि वो लोगों से अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज जो आप लोगों ने करने हैं, इनकी तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हैं। आईकैप ने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट में चूज टू सेल्फ प्रिपेयर और टेक क्लासेस फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट। एनी इंस्टीट्यूट, आप किसी इंस्टीट्यूट से क्लासेस भी ले सकते हैं, खुद भी तैयारी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप ये पास करेंगे फिर ही आपका आर्टिकल्स आपके स्टार्ट होंगे। तो टोटल 8 पेपर्स और 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो आपने क्लियर करने हैं। और बेसिकली हैंड्स ऑन कोर्सेज आपके स्किल्स बेस्ड कोर्सेज हैं। और इन हैंड्स ऑन कोर्सेज के वाले से एक नई बात समझ लीजिएगा, वो ये कि इसका रिजल्ट जो है ये कैंडिडेट के यानी कि आपके फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में शो होगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका रिजल्ट आपको नजर नहीं आता ना, आपको नहीं बताया जाता कि भाई आपने पेपर कितने मार्क्स हासिल किए हैं। अगर आप पास हैं तो आप पास हैं, चाहे आप 50 पे पास हैं चाहे आप 99 पे पास हैं, आप इक्वल कंसिडर होते हैं। लेकिन इन कोर्सेज के अंदर यू आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल। जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपको ईसीएस के अंदर जो आपकी असेसमेंट मिलेगी, जो एमएस ऑफिस के अंदर आपको असेसमेंट मिलेगी, वो सारी आपके फाइनल सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होगी कि भाई इस बच्चे ने इतने इतने मार्क्स हासिल किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके जो बाकी जो पेपर्स आपने पास किए होंगे ना, उनके रिजल्ट्स नहीं लिखे होंगे, उनके आगे सिर्फ पास लिखा होगा, लेकिन इन कोर्सेज के रिजल्ट्स लिखे होंगे। ये स्पेसिफिकली आईकैप ने मेक श्योर किया है कि भाई बच्चों को स्किल्स की वैल्यू पता चले कि ये स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जनाबे वाला आपका जो रूल है वो कुछ इस तरह से है कि कैफ के 8 पेपर्स और 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं 5 साल के टाइम पीरियड में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन मैं करता होता हूँ बच्चों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको गौर से देखें, सुने और समझें कि कैफ को पहली अटेम्प्ट में पास करना है, पहली अटेम्प्ट में पास करना है। कहते तो है ये लोग बहुत सारे, लेकिन क्यों हमें चाहिए कि हम कैफ पहली अटेम्प्ट में पास करें? व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम कैफ में टाइम ज़ाया ना करें। मैं ये समझता हूँ कि कैफ के अंदर ये दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर सीए क्वालिफिकेशन, क्योंकि आप लोग अभी पीआरसी से आए होते हो, पीआरसी में थोड़ी बहुत एफर्ट करके आप लोग पास हो जाते हो और थोड़ा बहुत आपका जो बैकएंड पे जो पुरानी स्टडीज़ के अंदर आपका जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था उससे भी आपको हेल्प मिलती है। लेकिन कैफ इज़ द रियल गेम। कैफ में आपने तैयारी करनी है। कैफ में आपने जब अगर आपने कैफ को पास कर लिया, अब ये कैफ जो है ये कैफ CAF वाला कैफ है, आपने कोई और कैफ नहीं समझना।
ठीक है जी। तो अगर आपने ये पेपर पास कर लिया तो फिर आपका कैरियर जो है एक बड़े ज़बरदस्त पैटर्न पे चल पड़ेगा। कैफ जो होता है ना, ये बच्चों का इजीली पास हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे इजी ले लें तो फिर ये आपको बिजी कर देता है, यानी कि ये आपको फिर खूब छठे का दूध याद कराता है कि भाई ये देखो ज़रा, आप तुमने कैफ को इजी ले लिया था तो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता होता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पाली होती हैं जो खामखा उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। जैसे अक्सर औक़ात ऐसे होता है कुछ बच्चे अपना ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश कमाने के चक्कर में होते हैं और होम ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर देते हैं, या कुछ को नीड भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जो है वो मस्ती के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपका टाइम खाती है तो कैफ में आपने वो एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि इसमें किसी भी तरफ कोई भी आपकी अगर फोकस आउट होगा तो आपका कैफ का पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा कैरियर जो है वो डिले हो जाएगा, कैरियर ख़राब हो जाएगा, आपका कैरियर प्लानिंग जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बेहतर ये है कि आप अपने कैफ के अंदर कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो आपने रखी हुई है जो सीरियस चीज़ नहीं है उसको साइड पे कर दें और फोकस करें पूरा का पूरा अपने कैफ के ऊपर। यारों दोस्तों के साथ जो घूमना फिरना है उसको थोड़ा सा डिले कर लें। अगर आपने को मूवीज़ और सीजन्स देखने का प्लान बनाया हुआ है तो उसको भी डिले कर लें कि यार नाउ आई एम इन कैफ, कैफ इज़ द मेन गेम, कैफ इज़ द मेन प्रॉब्लम। इसको अगर मैंने रिजॉल्व कर लिया तो फिर उसके बाद आगे ज़िंदगी भरी पड़ी है। तो कैफ को जो पहली अटेम्प्ट में पास करने के क्या क्या इंसेंटिव्स और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहली चीज़, आर्टिकल्स मिल जाते हैं आपको बड़ी फर्म्स के अंदर। देखें, पाकिस्तान के अंदर जब आप आर्टिकल्स करते हैं तो आर्टिकल्स करने के लिए फर्म्स तो बेतहाशा है, तकरीबन हर बच्चे के लिए आर्टिकल्स मौजूद है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश होती है कि बड़ी फर्म से आर्टिकल्स करें। जैसे आप लोगों की ख्वाहिश होती थी कि जनाब बड़े कॉलेज में एडमिशन मिले, जैसे आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि जनाब वो फ़लाँ जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर एडमिशन मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। सिमिलरली सीए के बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि ये जो टॉप की 4 5 7 फर्म्स हैं, अगर मुझे इसमें आर्टिकल्स मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि हर फर्म का एक अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी क्लाइंटेल है, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो लोग इस चीज़ को बड़ा फोकस करते हैं। अब जब एक फर्म है और उसमें जाने के लिए बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद है और उस फर्म में जगह कम है, तो वो फर्म जो है उसको कोई ना कोई एक मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो बच्चों को फिल्टर कर सके और 1000 में से 100 बच्चा अपने लिए सेलेक्ट करे। अब वो जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है वो मेरिट बेस्ड होगा, वो ऐसे बच्चों के लिए बना होगा जिन्होंने कम से कम अटेम्प्ट में अपने पेपर पास किए हैं, वो ऐसे बच्चों के लिए बना होगा जो कि वो उनको अपने इदारे में रखें तो उनको खुशी महसूस हो कि यार ये बच्चे हमारे पास हैं, हमारे इदारे को, हमारी ब्रांड को कैरी कर रहे हैं। लोगों को जाके मिलते हैं तो लोगों को पता चलता है कि यार ये किसी पढ़े लिखे फैमिली या पढ़े लिखे घराने से इसका ताल्लुक है, ठीक है, इसकी बातचीत करने के तरीके से और इसकी आउटलुक से। तो फॉर्म्स के अंदर फिर कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का क्राइटेरिया डेवलप हो जाएगा, और अगर क्राइटेरिया आ जाएगा तो फिर उसमें बहुत सारे लोग रह जाएंगे और कुछ लोग ही क्वालिफाई कर सकेंगे। तो आपने फिर टॉप लोगों में होना है, जिसमें एक स्टेप आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप कम से कम अटेम्प्ट्स में अपने पेपर पास करें। अब तो बच्चे स्ट्रेट अटेम्प्ट्स में पेपर पास कर रहे हैं विदाउट एनी फेलियर, 3 अटेम्प्ट्स में कैफ क्लियर कर रहे हैं बच्चे, और ये एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे आप इस तरह से करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम पैटर्न बहुत ईजी हो गए हैं, तो बच्चों के लिए पास करना बहुत आसान हुआ है, तो बच्चे बहुत ईजिली पास कर पाते हैं। और बड़ी फर्म्स में जाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको अपने रिजल्ट्स अच्छे रखने होंगे, पहली अटेम्प्ट में पास करना होगा। मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे जब तक ये चीज़ रियलाइज़ हुई, जो मैं आज आपको आपकी कैफ की इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ, जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अच्छी फर्म में जाने के लिए पेपर जो है वो पास करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है, उस वक्त तक मेरा वक्त गुजर चुका था। तो ये जो टॉप की 2-3 फर्म्स होती हैं जिसमें हर बच्चे का जाने का ख्वाब होता है, वो उस वक्त जब टूट चुका था तब मुझे पता चला कि यार ये तो अब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने जिस फर्म से आर्टिकल्स किए, बड़ी ज़बरदस्त फर्म्स थी और उन्होंने मेरी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत काम किया, बट ये चीज़ जब आपको रियलाइज़ होगी उस वक्त तक टाइम गुजर चुका होगा। तो आज मैं पहले दिन यहाँ पे खड़ा होकर बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मैंने बता दिया है, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, कि अगर आप डिले करेंगे अपनी कैफ तो आपको एक रिप्यूटेड फर्म में, एक अच्छी बड़ी फर्म में आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। आर्टिकल्स तो फिर भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स तो बेतहाशा पड़े हुए हैं। लोग ये कहते हैं ना कि जी आर्टिकल्स नहीं मिलते, वो झूठ बोलते हैं। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त भी आईकैप की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको बेतहाशा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नजर आएंगी, जिसमें फर्म्स खुद कह रही हैं कि आ जाओ हमारे पास, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उन फर्म्स में नहीं जाना चाहते, हम बड़ी फर्म की तलाश में होते हैं। तो बड़ी फर्म्स में तो क्राइटेरिया चल रहा है और उस क्राइटेरिया पे फिर पूरा उतरना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक पेपर फेल करते हैं तो आप 6 महीने पीछे चले जाते हैं, आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है। फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बार बार चेंज होते हैं, सब्जेक्ट्स के चेंज होने से आपको उनको दोबारा पढ़ना पड़ता है,
जिसकी वजह से आपका टाइम मजीद ज़ाया होता है। एक तो ज़ाया हो गया, आपने पेपर पास नहीं कर सके, और फिर उसके बाद आपको उसको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और पुराने कॉन्सेप्ट भूलना भी एक मसला होता है। अक्सर औकात नए और पुराने कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे होते हैं, ठीक है जी। इससे आपके लिए आगे कंटिन्यू करना और मुश्किल हो जाता है और अगली दफ़ा फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगेन एक और बात भी है कि अगर आपको पेपर रिपीट करना पड़ता है तो आपको फाइनेंशियल बर्डन भी उसका उठाना पड़ता है। आई कैप में पेपर देने की एक फीस होती है, एग्जाम हॉल में जाके पेपर देना होता है तो उसकी एक फीस होती है, वो आपको दोबारा पे करनी पड़ती है। दोबारा पढ़ने के लिए आपको दोबारा स्टडी मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें भी, तो टाइम भी ज़ाया होता है, पैसे भी ज़ाया होते हैं। और पैसे जो है वो आपको पता है कि आपको क्या पता है कि आपके पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से कमाए हैं और वो आपके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप नालायकी का मुजाहरा करते हुए पेपर ही पास नहीं कर रहे। तो ये भी एक चीज़ होगी जो आपको देखनी होगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन अभी आपके ऊपर तो नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स के ऊपर है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा इस दफ़ा भी पास नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनको जो उन्होंने आपके ऊपर पिछले 6 महीने में खर्चा किया होता है वो उनको ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए ही आप ये ज़हन में रखें कि आपको पहली अटैम्प्ट में ही कैफ पास करना है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, इसी फाइनेंशियल इम्पैक्ट को एक और एंगल से देखते हैं। जब आप अपना कैफ क्लियर कर लेते हैं और आर्टिकल्स शुरू करते हैं तो आपको आर्टिकल्स में स्टाइपेंड मिलता है, जो कि एक बड़ी अच्छी अमाउंट होती है। स्टाइपेंड क्या होता है? ये एक स्कॉलरशिप होता है। किसको मिलेगा? हर बच्चे को मिलेगा, 100% स्टूडेंट्स को मिलेगा। जहां पे भी बच्चा होगा, जिस मर्जी फॉर्म से आर्टिकल्स करे, उसको मिनिमम स्टाइपेंड मिलेगा। इस वक्त मिनिमम स्टाइपेंड एज वी स्पीक 26,000 है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 26,000 रुपया अगर आपको मिलना शुरू हो जाए तो आपके फैमिली को कितनी ज़बरदस्त सपोर्ट हो जाएगी और आपका अपना खर्चा जो है उसमें पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप अपना कैफ पास ही लेट करेंगे तो वो आपको जो पैसे मिलने शुरू होंगे आपके आर्टिकल्स में, वो भी आपको नहीं मिलेंगे ना। अभी अगर आपने 3 महीने में पास, 3 अटेम्प्ट में कैफ पास कर लिया तो आपको 1.5 साल बाद पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद कफील हो जाएंगे, आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज खुद हैंडल करना शुरू कर देंगे। आप घर वालों को कहेंगे कि यार कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भी चीज़ें लेकर आता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी है जिससे आप ना सिर्फ स्टडी कर रहे हैं बल्कि कुछ पैसे भी कमा रहे हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है आपको एज ए स्टाइपेंड। तो वो अभी आपसे आप इधर खड़े हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट पुल के नहर के दूसरी तरफ खड़ी है और दरमियान में आपकी क्या है? कैफ पास करना। तो जितनी जल्दी आप कैफ पास करेंगे उतनी जल्दी यू कैन मूव टूवर्ड्स योर रिवॉर्ड और वो स्टाइपेंड आप हासिल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं सर ये आपने सही बात की है, बाकी 3 तो खैर थी, लेकिन जो पैसे मिलने वाली बात है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर है। तो चलें इस चीज़ से ही मोटिवेट हो जाएं, लेकिन कैफ पहली अटेम्प्ट में पास करना है। फिर आप अपनी प्रोफेशनल स्टेज में जब शामिल होते हैं, लाइफ की प्रोफेशनल स्टेज पर चले जाते हैं, तो आपको उसका एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया आपको मोटिवेशन मिलती है, आपकी लाइफ को एक मकसद मिल जाता है। जब लाइफ को मकसद मिल जाए, जब आपको मोटिवेशन होती है, तो फिर आप अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ये एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर की तरह का इम्पैक्ट है कि एक चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है, फिर दूसरी और बेहतर हो जाती है, फिर आप और बेहतर हो जाती है। यानी कि आपका पेपर पास होता है, आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है, आपका अगला पेपर पास होता है, आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है। तो हाई कॉन्फिडेंस की वजह से आप मुश्किल चीज़ें भी अचीव कर पाते हैं। लेकिन कन्वर्सली अगर इसको देखें, आपका पेपर फेल हुआ, मोराल डाउन हुआ, मोराल डाउन हुआ तो आप स्टडी नहीं कर पा रहे, एक और पेपर फेल हो गया, और मोराल डाउन हो गया, और पेपर फेल हो गया। तो इस तरह से आप चलते चलते जीरो पे पहुंच जाएंगे, आपका मोराल भी फारग हो गया और पेपर तो वैसे भी आपके पास नहीं हो सके। तो ये वो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लोग 5 साल में भी कैफ पास नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप रेगुलरली फोकस के साथ, मेहनत के साथ, मोटिवेशन के साथ काम करते रहें तो कैफ पहली अटेम्प्ट में पास करना मुश्किल नहीं है। हर अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली पहली अटेम्प्ट में कैफ पास कर रहे हैं। अब तो सीफैप के अंदर भी ऐसे हुआ है, जो रिसेंट रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले सीफैप का, एक बच्चे ने एक अटेम्प्ट में 6 पेपर सीफैप के पास किए। तो सीफैप तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल स्टेज है। तो बात यह है कि इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और जितनी आप मेहनत करेंगे आपको इतना उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है कि आप जब पास होते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है और वो मोटिवेशन आपके अगले रिजल्ट्स को पास कराने में आपको हेल्प करती है। तो ये कुछ मैंने बात की है, कोशिश की है आपको कन्विंस कर सकूं कि आप पहली अटेम्प्ट में कैफ पास करें और वो गलतियां ना करें जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। बच्चे जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं, इसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन की है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। वो बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, अभी डिस्कस करूंगा तो इट विल टेक मोर टाइम। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की कि जो फेल हो जाते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी होती है कि बच्चे अपने सब्जेक्ट्स को गलत चूज़ कर लेते हैं। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने तो कहा था कि 3 अटेम्प्ट्स में पेपर, इसका मतलब है 3 अटेम्प्ट्स में 8 पेपर, तो मैं तो उससे भी बड़ा शेर आदमी हूँ, तो मैं जनाब 5-5, 4-4 पेपर करके पहली अटेम्प्ट में 4 पेपर देने होते हैं ना, हाँ ठीक है पहली अटेम्प्ट में 4 पेपर दे दूंगा, दूसरी अटेम्प्ट में भी 4 पेपर दे दूंगा। पेपर देना इज़ नॉट
एक गारंटी कि आपका वो पेपर पास भी होगा। पेपर पास ठीक से प्लान करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को अब मैं बताने लगा हूँ कि व्हाट शुड बी द आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू गाइस। हर किसी के लिए बात होने लगी है। आपने मार्च की ये जो पीआरसी के अटेम्प्ट का रिजल्ट दिया है, इसका रिजल्ट जो भी हो आपका, आपके लिए इस स्लाइड पे बड़ी काम की चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजल्ट आया और आप पास हो गए। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। आज आपकी जो है वो पहला स्टेप आपने उठा लिया है। जैसे बच्चा एक पहला स्टेप अपनी मंजिल की तरफ उठाता है, वो स्टेप छोटा भी होता है, वो स्टेप बड़ी मुश्किल से भी उठाया जाता है, लेकिन उसकी खुशी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस खुशी को आपने अपने घर वालों के साथ एंजॉय करना है। आपने अपने घर वालों से बातचीत करनी है। आपने उनको बताना है कि भाई आपकी दुआओं की वजह से ये काम हुआ है, और आपके घर वाले ही इस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि वो आपके साथ इस मौके पे इस बात को एंजॉय करें, आपकी सक्सेस को एंजॉय करें। दोस्तों के साथ एंजॉय करें अपनी सक्सेस, लेकिन घर वालों को कभी ना भूलें, अपने माँ बाप को कभी ना भूलें, जिनकी वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हैं, और उनके साथ बैठकर इस खुशी को जरूर एंजॉय करें। दूसरा, उनको ये भी बताएं कि जनाब ये था पहला स्टेप, इसमें तो हो गया मैं इजीली पास, लेकिन आगे अब आने लगा है थोड़ा मुश्किल स्टेप, थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी। उसमें अगर मैं कभी गिर जाऊं, उसमें अगर मैं कभी पेपर पास ना कर सकूं, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये आपने उनको कहना है, ठीक है। जैसे कि आपको कहा गया था कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने भी उनको कहना है कि जी आपने घबराना नहीं है, मेरा साथ नहीं छोड़ना। मैं वादा करता हूं कि मैं अपना पेपर मैं अपनी मेहनत पूरी रखूंगा, जहां पे कहीं पे गलती होगी आपके साथ शेयर करूंगा, आपने भी मुझे सपोर्ट करनी। तो फैमिली के साथ उस वक्त, आज क्योंकि खुशी का दिन है ना, तो आज गमी के दिन का मुआहदा कर लें और अच्छे रहेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे। कैफ के अंदर अगर कभी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो आपको पता होगा कि मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स खड़े हैं। और बिल्कुल कभी भी अपना रिजल्ट आपने उनसे नहीं छुपाना, ठीक है। आपने कभी उनसे झूठ नहीं बोलना कि कैफ में मैंने ये 4 पेपर दिए थे, 3 दिए थे, ये एक पास हुआ है, तो पास ना हुआ और आप कहीं भी पास हो गए, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि वो हमेशा आपके ऊपर जो है वो एक तलवार बन के लटकता रहेगा, और कभी भी घर वालों को पता चल जाएगा तो आपकी इज्जत जो है वो 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। खैर, अब तो कौड़ी भी महंगी हो गई है। चलें, हम बात करते हैं जी, पेपर अगर आपका पास हो गया तो फिर आपने क्या करना है। आपने एंजॉय किया, घर वालों से बातचीत की, अगले सफ़र की तैयारी की, और आपने फिर मैंने 2 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स बनाए हैं, शदीद जज्बाती स्टूडेंट्स और गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ी ज़रा टेक्निकल बात होने लगी है। इसके बाद मैंने उन बच्चों से भी बात करनी है जो रिजल्ट में पास नहीं कर पाए, जिनको रीटेक करना होगा, तो आपने ज़रा काइंडली थोड़ी सी ये बात ज़रा सुन लेनी है, इसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे। तो शदीद जज्बाती स्टूडेंट, जिनको लग रहा है कि दुनिया उनके लिए मुसख्खर करने के लिए बनी है, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो अब ये कर सकते हैं कि 4 कैफ के ग्रुप ए के पेपर्स अटेम्प्ट कर लें। अगर मैं ना कहता, मैं ये कहता कि हर बच्चा 3 पेपर लेगा, तो मुझे बच्चों ने कहना शुरू कर देना था, सर मैं तो 4 लेना चाहता हूँ, मुझे फलाने कहा है 4 ले लो, मुझे किसी ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है। तो भाई, शदीद जज्बाती स्टूडेंट्स को मैं मना नहीं करता, तो शदीद जज्बाती स्टूडेंट्स 4 पेपर इस अटेम्प्ट में, जो हमारी अगस्त में अटेम्प्ट हो रही है, उसके लिए तैयार कर सकते हैं। ओके, अब ये 4 पेपर कौन से हैं? ग्रुप ए के 4 पेपर हैं, और इसमें अभी आपके पास बड़ा एक ज़बरदस्त मौका है, जो आज से पहले शायद ही कभी किसी को मिला हो, आज के बाद भी कभी किसी को नहीं मिलेगा नॉर्मल सिनेरियोज में। ये एक अब नॉर्मल सिनेरियो है कि आप लोग जनवरी में फ्री हो गए हैं, और उसके बाद आपका जो अगला एग्जाम है वो अगस्त में, और अगस्त में भी अगस्त के मिड में है, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ्स जो है वो आपके पास आ गए हैं, 7.5 मंथ्स आपके पास आ गए हैं, 7.5 महीने। नॉर्मली आमतौर पे बच्चों के पास 5.5 या 5 महीने होते हैं। तो यू कैन गो फॉर 4 पेपर्स। अच्छा, ये 4 पेपर्स कौन से हैं? कैफ के 4 पेपर्स हैं। क्या इसमें और कुछ हो सकता है? क्या इसमें मैं कोई हैंड्स ऑन कोर्सेज ले लूँ या कोई और बात? तो मेरा ये ख्याल है कि आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज अभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हैंड्स ऑन कोर्सेज के वाले से ICAF की कुछ पॉलिसीज अभी डेवलप हो रही हैं, कुछ वो फीडबैक्स भी लेंगे, इट विल टेक मोर टाइम। अगेन, कैफ के ये 4 पेपर जो है ये पूरे CA पे भारी होते हैं, और यहाँ पे अगर आपने इन 4 पेपर्स को स्विफ्टली क्लियर कर लिया तो फिर आपके लिए CA बहुत ईजी हो जाएगा। फिर हैंड्स ऑन कोर्सेज का टाइम कहाँ से मिलेगा? हैंड्स ऑन कोर्सेज के लिए ना अक्सर औकात एग्जाम्स के बाद ना कुछ पॉकेट्स होती हैं टाइम की, 1-1 महीने, 1.5 महीने की, तो उसमें हम लोग जो है ना वो उसको हैंड्स ऑन कोर्सेज को प्लान कर लेंगे। और टोटल आपको पता है, टोटल आपके 5 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, जिसमें से 2 मैं पढ़ाता हूँ। तो मुझे हैंड्स ऑन कोर्स की पूरी फिलॉसफी और सारी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है कि उसको कब करना चाहिए, तो वो अभी इनिशियल स्टेज पे आपको नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास जो टाइम पीरियड है, आप उस टाइम पीरियड के अंदर 4 कैफ के पेपर्स लें और उनको तैयार करें, और एज अर्ली एज पॉसिबल इसको स्टार्ट करें और इसको पढ़ना शुरू करें।
फिर गुड स्टूडेंट्स होते हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, ये वो ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को चूज करनी चाहिए। 4 में से कोई 3 पेपर कैफ ग्रुप ए के जो है वो हम चूज कर सकते हैं। 4 में से कोई 3 पेपर्स में FAR और जो बिजनेस लॉ है वो तो मैं समझता हूँ कि लाजमी तौर पे आपको लेना चाहिए। हाँ, तीसरा पेपर टैक्स और डेटा में से कोई एक पेपर आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से ये मेरा मशवरा है, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बेहतर ये है कि स्टूडेंट को 3 पेपर्स लेने चाहिए। और क्योंकि आपके पास 6.5-7 महीने का टाइम है, आप लोग ये करेंगे कि आपने 2 लंबे पेपर लेने हैं, जो 2 लेंथी पेपर्स ले लेने हैं, ताकि आप इस 7 महीनों का 6.5-7 महीनों का फ़ायदा उठा सकें। तो ये तो है उन बच्चों के लिए जो पास है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनको लग रहा होता है कि यार मैंने तो PRC भी बड़ी मुश्किल से पास किया है। तो ऐसे बच्चों के लिए मशवरा ये है कि FAR का पेपर ले लें, अभी से पढ़ना शुरू करें, टाइम ज़ाया ना करें। FAR का पेपर कर लें और इसके साथ एक और पेपर, चाहे वो टैक्स हो सकता है, चाहे वो आपका डाटा सिस्टम एंड रिस्क का पेपर हो सकता है। तो शदीद जज्बाती 4, गुड स्टूडेंट्स 3 और स्ट्रगलिंग जो है वो 2 पेपर्स ले लें। मैं ये नहीं समझता कि जो बच्चे स्ट्रगलिंग है वो कहें अच्छा मैं तो गुड हूँ, और गुड वाला बच्चा कि मैं तो बहुत शदीद जज्बाती हूँ। तो मैंने इसमें एक अपनी तरफ से एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि शदीद जज्बाती स्टूडेंट्स मेरे नज़दीक वो होते हैं जिनके 95% से ज़्यादा मार्क्स थे FSC के अंदर, और जिन्होंने PRC अपना पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया। अगर ये बच्चा है तो इस तरह के बच्चे को 4 पेपर लेने चाहिए, बाकी सारे बच्चों को अपने आप को गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में ही डालना चाहिए। तो जनाब ये तो बात हो गई कि जो बच्चे पास हो गए हैं वो क्या करेंगे। जो बच्चे पास नहीं हुए वो रिपीट करेंगे, और रिपीट करने से मुराद ये है कि वो अपने पेपर को दोबारा तैयार करेंगे। अब इसमें भी 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि उनका एक पेपर पास है, ठीक है, एक पेपर रह गए, 1 पेपर रिमेनिंग है, यानी कि 3 पेपर हैं PRC के, PRC 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई एक पेपर आपका रह गया है। इस तरह के बच्चों के लिए जो मशवरा है वो ये है कि आपने अपनी PRC की दोबारा से तैयारी शुरू करी। जो आपका एक पेपर है वो मार्च में देना है, लेकिन आपका उस एक पेपर की तैयारी में कोई टाइम नहीं लगेगा। आपको ये जो 2 महीने ना ये आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इन दोनों टाइम पीरियड को, इस टाइम पीरियड को भी यूज़ करें। कोई एक पेपर, एनी वन पेपर, एटलीस्ट एनी वन, कोई एक पेपर इन दोनों में से, कैफ 1 और कैफ 4 में से आप ले लें और वो आप तैयार कर लें, और वो आपने अभी से पढ़ना शुरू कर देना। देखिए बात ये है कि ये जो 2 महीने का आपके पास टाइम मिल गया ना, जो फरवरी में है और मार्च में है, क्योंकि सारे कॉलेजेस की जो रेगुलर क्लासेस होंगी, जो उनकी फिजिकल क्लासेस होंगी, वो मार्च के एंड पे स्टार्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि मार्च की 20-22 के आसपास ईद है। उसके बाद जो है वो कुछ दिन बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो इफेक्टिवली मार्च के एंड पे बिल्कुल स्टार्ट होंगी, या अप्रैल के शुरू में प्रैक्टिकली आपकी जो है ना वो सही से क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हॉस्टलाइट्स होते हैं। हॉस्टल वाले बच्चे मंथ के एंड पे आते ही नहीं है, वो कहते हैं कि हम यकम से ही आएंगे, तो वहीं से क्लासेस वो स्टार्ट कर पाते हैं। तो फिजिकल इदारों के अंदर तो इस तरह से होगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनको ऑनलाइन भी इनको एनरोल कर सकते हैं, और ऑनलाइन एनरोल करके हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम ये कोर्सेज पढ़ना शुरू कर दें। तो इन 2 में से कोई एक पेपर लेना है, दोनों नहीं लेने, सिर्फ एक पेपर लेना है। हाँ, वो बच्चे जिनका एक पेपर BIA वो रह गया है आपका बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइड PRC 3, फिर आप ये दोनों भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि यार वो तो सारा कुछ तो मुझे आता है, अब मैं भी खामखा टाइम ज़ाया करूँ, तो टाइम बचाने के लिए ये अप्रोच है। लेकिन अगर आपके 2 पेपर्स रह गए तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ PRC पे ही फोकस करें, और कैफ वगैरह या अगर कोई हैंड्स ऑन कोर्स है, हैंड्स ऑन कोर्स भी नहीं करना। 2 या 3 पेपर जिनके रह गए हैं वो आप सिर्फ अपने PRC पे फोकस करें, PRC कैफ में क्लियर करें, और फिर उसके बाद आप आगे चलें। तो ये एक आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन है मेरे ख्याल से तमाम बच्चों के लिए। अगेन ये मेरा मशवरा है, मैंने जितना बच्चों को डील किया है, जितना बच्चों को गाइड किया है, जैसे उनको रिजल्ट्स आते हैं उस हिसाब से लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ फीडबैक लोगों का अपने बारे में क्या है, उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए दिस इज़ द आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन जो कि मैं समझता हूँ कि आपको करना चाहिए। और अगेन डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो दैट्स इट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पेपर्स तो आपने कहा कि ले लें, अब कहाँ से लें। तो ऐसे में हमारे पास नियर पियर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप लोगों के लिए टू द पॉइंट कंसाइज्ड बाइट साइड स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिसमें कि आप लोग एक सेल्फ पेस मोड में चलेंगे और मशीन लर्निंग के अंदर रहते हुए मशीन आपको रेगुलेट करेगी, हमारा सिस्टम, हमारे कंप्यूटर्स आपको चेक करेंगे, और आप ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स नहीं है। आज तक अगर कभी आपने किसी फिजिकल इदारे की क्लासेस या ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी हैं तो वो और चीज़ है। नियर पियर का जो ऑनलाइन सेटअप है दैट इज़ ए कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे,
उसके बाद आपको लेक्चर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उन लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो नियर पीयर ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ऑलमोस्ट एक पायनियर इंस्टीट्यूट है। 2016 से हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने, कोविड का बूम भी देखा और हमने अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको काफ़ी इन्हांस भी किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अब हमने अपने सिस्टम में चैट बॉट्स के थ्रू ऐड किया है और यूजर्स के बिहेवियर्स को भी हम एनालाइज करना शुरू हुए हैं कि बच्चे क्या करते हैं और बच्चे कौन सी चीज़ ज़्यादा देखते हैं, कौन सी चीज़ कम देखते हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे। तो स्टूडेंट और सिस्टम का एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट के बेसिकली दो टीचर बन जाएंगे, एक तो एक सिस्टम होगा जो सिस्टम से वो पढ़ रहा है और दूसरा एक वो टीचर जिसकी वो रिकॉर्डिंग्स देख रहा है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि 2016 से आप लोगों को सर्व कर रहा है सीए के स्टूडेंट्स को। अभी तक 2,65,000 से ज़ायद इनरोलमेंट्स हमारे पास हो चुकी हैं। 1,000 से ज़्यादा लाइव सेशंस हम लोग बच्चों के लिए कंडक्ट करा चुके हैं। 100+ कोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप के, पीआरसी हो, कैप हो, सीवैप हो, हैंड्स ऑन कोर्सेज हो। इसमें डिफरेंट टाइप के फुल क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्सेज, स्मार्ट कोर्सेज वगैरह ये हमेशा से देना नियर पीयर का खासा रहा है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है नियर पीयर के हवाले से वो ये है कि नियर पीयर के ऊपर हम लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं कि स्टूडेंट का कम से कम टाइम लगे। तो जो चीज़ बच्चे ने फिजिकल क्लास में 2 घंटे में पढ़नी है वो नियर पीयर के ऊपर 40 मिनट के लेक्चर में उसको ना सिर्फ समझ आ जाएगी बल्कि उसमें जो भी वेरिएशन है वो भी सारी वो समझ लेगा। क्योंकि फिजिकल क्लास में स्टूडेंट के साथ टीचर का इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, बच्चे बार बार कह रहे होते हैं सर ये चीज़ रिपीट कर दें, बच्चे जल्दी क्लास में रोक देते हैं और अपना सवाल पूछ लेते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें साइड पर रख दी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर सवाल कैसे पूछेंगे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है हमारा, एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जिसमें टीचर मौजूद होता है, टीचर असिस्टेंट मौजूद होता है, नियर पीयर के स्टाफ मेंबर्स मौजूद होते हैं। आपके तमाम क्यूरीज को उस एक व्हाट्सएप ग्रुप में रिजॉल्व किया जाता है और फिर उसके बाद टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ एक लाइव सेशन भी आप लोगों को हर वीक में दिया जाता है। लाइव सेशन में आपके और टीचर का, जिस तरह से अभी हम लोग आपस में बैठे बात कर रहे होंगे, अगर कभी लाइव क्लास हो रही होगी तो उसमें इसी तरह से आपके साथ बैठ के मैं आपके सवाल सुन रहा हूँ और आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो नियर पीयर का प्लेटफॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स देता है जो बाइट साइज होती है और सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट जो होता है ना वो आपको यहीं पे मिल जाएगा जब आप कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकेंगे। और हमारे कोई भी लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो सारे के सारे इस तरह से प्लान किए हुए हैं कि बच्चा, उसका ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है और फिर क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ रहा होगा तो उसका और बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा बचेगा। वो उसको कम्यूट नहीं करना है, ही डोंट हैव टू ट्रैवल टू द कॉलेज डेली बेसिस पे। और फिर उसके बाद ट्रैवल करने के लिए भी आप देखें ना, अगर आपकी 8 बजे क्लास है तो आप तो 6 बजे उठ के आए होते हैं क्योंकि 6 बजे उठना होता है। फिर उसके बाद जनाब आपने तैयार होना है, नाश्ता करना है, कपड़े बदलने हैं, फिर उसके बाद आपने ट्रैवल करना है, फिर यू रीच टू द कॉलेज और ये 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है ये आप का ज़ाया हो जाता है, अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। और फिर उसके बाद देखें आप मेंटल फटीग का शिकार होते हैं, सफ़र के अंदर भी फाइनेंशियल एक्सपेंस भी होता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नियर पीयर पे मैनेज कर सकते हैं, नियर पीयर पे अवॉइड कर सकते हैं। जब आपने क्लास लेनी है यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन योर मोबाइल और योर डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपने क्लिक करना है और टीचर आपके पास जे भी ना करते हुए हाजिर हो जाएगा और आपको पढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये तो बड़ी आपके लिए बेनिफिशियल बात हो जाएगी, टाइम भी बचेगी, पैसे भी बचेंगे घर के घर। और अक्सर का ऐसे बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में रहना पड़ता है जिनको फिजिकली पढ़ने के लिए, तो हॉस्टल का आपको पता है कि खर्चे तो एक और बात है ना, तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ का आपका सारी चीज़ें मिला के खर्चा हो ही जाता है। और इसके अलावा वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें कैसी हैं, वहाँ पे रहने सहने का निज़ाम कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, आपकी सोसाइटी कैसी है, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हॉस्टल्स के प्रॉब्लम्स में शुमार होती हैं। और अब क्योंकि उसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं तो आप उन अल्टरनेटिव्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो नियर पीयर इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आता है और अभी फीचर्स ख़त्म नहीं हुए। एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है वो है जनाब टेस्ट सेशंस। नियर पीयर के कैफ के प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोगों को टेस्ट सेशन मिलेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 12 टेस्ट आपको मिलेंगे। वो 12 टेस्ट जो होंगे ये आपके हर चैप्टर के टेस्ट होंगे और वो टेस्ट आपके सिस्टम चेक नहीं करेगा, वो हमारे एग्जामिनर्स चेक करेंगे। एक पूरा पूल ऑफ एग्जामिनर्स है जो आपके टेस्ट चेक करता है। हर सब्जेक्ट का एक एग्जामिनर है जो उसका एक्सपर्ट है, जो पिछले 4-5 साल से कम हमारे साथ अटैच हुए हैं सारे एग्जामिनर्स। आपका क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप आएगा, आप उस व्हाट्सएप के ऊपर उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन सॉल्व करके अपने पेपर उसकी तस्वीरें भेजेंगे, आपकी तस्वीरें चेक होकर आपको वापस मिलेंगी। तो टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो लेक्चर और सपोर्ट, ये टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं जो आपको नियर पीयर के ऊपर मिलेंगे
अब इसके बाद क्या रह जाता है, अब इसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो है आपकी मेहनत जो आपने करनी है, और वो भी कैसे करनी है वो भी आपके टीचर आपको बताएंगे। और यही वजह है कि नियर पीयर ने ओवर द रिसेंट ईयर्स बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट अचीव किया है, और हमारे स्टूडेंट्स ने मेरिट सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। और इसमें अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए जो कोर्सेज ऑफर है, 7 मंथ लॉन्ग एक्सेस आपके पास लॉन्ग बैच की है, 8750 रुपीज़ पर पेपर आपको इसकी फीस होगी चार्ज, अगर आपने 4 पेपर का पैकेज लेना है। और अगर आपने इसके अलावा कोई और पेपर का पैकेज लेना है तो आपके पास ये उसकी भी लॉन्ग बैच के कोर्सेज की प्राइसेस की डिटेल। ठीक है जी। तो अब अगर आप किसको किसी भी नियर पीयर को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ अगर कंपेयर करें, तो आपने सिर्फ प्राइस को कंपेयर नहीं करना, आपने उसमें सर्विस को भी कंपेयर करना है, आपने फैकल्टी की क्वालिटी को भी कंपेयर करना है, आपने रीसेंट रिजल्ट्स को भी कंपेयर करना है। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों को कंपेयर करके ही आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकेंगे कि आपके पास फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो फीचर, क्या वो जो दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसकी फीस के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है तो क्या टीचर उसमें रिस्पॉन्स करता है, क्या उसमें जवाब भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें लोग जवाब ही नहीं करते, क्या लाइव सेशन होता है, टीचर से बात भी कर सकते हैं हम, कि बस टीचर ने रिकॉर्डिंग्स लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दी और उसके बाद वो गायब हो गया, क्या वो कोर्स अपडेट कर रहे हैं, क्या वो रिसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी। तो इन सारी चीज़ों को आपने कंपेयर करना है, और देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि नियर पीयर इस वक्त आपके पास कितने ज़बरदस्त ऑफर्स लेकर आया है। फर्दर आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप हमारा जो एडमिशन नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं, और इसमें अगर आप कोई डिस्काउंट आपको चाहिए तो कुछ डिस्काउंट पॉलिसीज़ हैं जो कि मेरिट बेस्ड हैं और नीड बेस्ड हैं, तो उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी बताएंगे। ठीक है जी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आपको पीआरसी के से निकल के कैफ में जाने के लिए जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैंने आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। इस सेशन को आप इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप लोग इसको बार बार सुन सकते हैं। आप इसमें समझिए, ये 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आप नियर पीयर से रब्ता करना चाहते हैं फॉर एडमिशन, फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप नियर पीयर का नंबर दिया हुआ है, और नीचे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल ना करें, क्योंकि अक्सर औकात किसी न किसी सेशन में या किसी न किसी मीटिंग में होता हूं मैं, तो मैं शायद आपका हमेशा फ़ोन ना उठा सकूं। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप वॉइस नोट कीजिएगा मुझे, आप मुझे रिटर्न मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको पहली फुर्सत में ही रिप्लाई किया करूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स अटैच हैं और हर किसी का जो भी कन्फ्यूजन है वो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा नंबर नोट करें। आपने देखा होगा जो मेरे सब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम था, जिसमें मैंने बताया था कि सीए का जो पहला सब्जेक्ट है उससे लेकर सीए के आखिरी सब्जेक्ट तक मैं मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो फैले हुए हैं। पीआरसी 1 भी पढ़ाता हूँ मैं, और जो आखिरी आपका हैंड्स ऑन कोर्स है, हैंड्स ऑन कोर्स ऑन एआई एंड डाटा एनालिटिक्स, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं पूरी की पूरे स्पेक्ट्रम में आपको नज़र आऊँगा। आप किसी भी चीज़ के हवाले से, कैफ हो, सी फैप हो, पीआरसी हो, हैंड्स ऑन कोर्सेज हो, आर्टिकल्स हो, आप मुझसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्वालिफिकेशन के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू। ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को इस सेशन के अंदर जो बातें हुई हैं समझ आई होंगी। कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है पीआरसी से निकल कर कैफ में जाने के हवाले से, तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, आपने इस पे बात कर लेनी है, मुझे मैसेज कर देना है, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू।